Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 22। कुछ ही देर में शालिनी अपनी ऊंची एड़ी की जूतियों से टक टक करती हुई गोदाम की सीढ़ियां उतरी, जिसके साथ मेरी निगाह फौरन सीढ़ियों की तरफ उठ गई और मैं मुस्कुराकर बोला, आओ शालिनी आओ। उसने कुछ नहीं कहा और एक फीकी मुस्कुराहट मुझे लौटा दी। जब वो मेरे नज़दीक पहुंची तो मैंने कुर्सी की तरफ इशारा देते हुए कहा, बैठो। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसके दिल का हाल उसके चेहरे पर साफ नजर आता था। चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे से रौनक गायब थी, जैसे उसकी ताजगी छीन ली गई हो। बताओ, चाय लोगी या ठंडा? मैंने अपनी बिल की फाइल से ध्यान हटाते हुए उसकी तरफ पूरी तवज्जो से देखते हुए कहा। पर तुम मंगवाओगे किससे? उसने उलझकर यहाँ वहां देखा। यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई और है नहीं। हाँ, यहाँ मुझे सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है, मैं खुद ही लेकर आऊंगा, मैंने मुस्कुराकर कहा और जाने के लिए लगभग खड़ा हो गया। नहीं, फिर रहने दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। उसके मना करने पर मैं वापस कुर्सी पर बैठ गया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारा गोदाम घूम लूं? उसने गोदाम में चारों ओर रखे सामान की तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ देख लो, मैंने अपनी नजर फाइल में वापस गड़ाते हुए कहा। जब शालिनी गोदाम में यहाँ वहां घूम रही थी तब पता नहीं क्यों मेरी नजरें बार बार चोरी चोरी उसी पर जाकर टिक रही थी। मेहंदी रंग के जालीदार टॉप के साथ सफेद डेनिम में वो मुझे काफी खूबसूरत लग रही थी। साथ ही उसके कंधों पर बिखरे उसके घुंघराले बाल उसे और ज्यादा आकर्षित बना रहे थे। उन पलों में मुझे कुछ भी और याद नहीं था, मैं बस उसको देख रहा था। क्यों? इसका जवाब आज भी मेरे पास नहीं है। विकी, इन सभी चीजों की डिजाइन कौन पसंद करता है? वो एक कुर्सी की हत्ती को अपने हाथ से निहारती हुई बोली। मैं खुद ही डिजाइन करके अपनी यूनिट से बनवाता हूँ, मैंने टेबल पर बैठे हुए ही थोड़ी ऊंची आवाज में जवाब दिया। काफी अच्छी कलेक्शन है, उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ पलट कर देखा। थैंक्स, मैंने कहा और अपनी कुर्सी छोड़कर उसकी तरफ चल दिया। वैसे संदीप भी अपना सारा फर्नीचर मुझसे ही लेने वाला था। अच्छा, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो किसी नए घर में जाने वाला है। शालिनी ने असमंजस वाले भावों के साथ एक बार फिर पलटकर मुझे देखा। अरे नहीं, किसी नए घर के लिए नहीं, वो तो जब तुमसे शादी करता तब लेता, मैंने हंसकर कहा। मेरी इस बात पर हंसना तो दूर, उसने कोई जवाब तक नहीं दिया। क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लग गई? मैंने थोड़ा फिक्रमंद होकर उसके नजदीक पहुंचकर पूछा। नहीं, पर विक्की एक बात कहूं, आज के बाद मुझसे संदीप की कोई बात ना करना। मैं उसे एक बुरे ख्याल की तरह पूरी तरह से भूल जाना चाहती हूँ। यह बात बोलते वक्त उसका चेहरा अब भी सामने रखी दराज की तरफ था, जिसके बाद वो खामोश हो गई। शालिनी, मैंने धीमे से उसके पीछे खड़े होकर कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं झट से घूमकर उसके चेहरे के सामने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर खड़ा हो गया। तब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो रो रही थी। अरे शालिनी, तुम भी कब तक रोगी उस सनकी इंसान के लिए? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। विकी, जब उसके साथ थी तो उसकी हरकतों को देखकर दुख होता था, मगर अब उसको छोड़ देने के बाद औरों को देखकर दुख होता है। मैं जब कभी तुम्हें और अंजलि को साथ देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि मैं कितनी अकेली हूँ। जाने क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब निकली कि जिसको मैंने चाहा उसने मुझे हमेशा परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिया। क्या प्यार में मेरे लिए यही सिला निश्चित था? और इतना कहते ही उसकी सुबकियां बढ़ गई। मैंने तसल्ली देने के चक्कर में बड़े प्यार से उसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ, सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ईमानदारी से उस वक्त उसकी हालत पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। उसी के चलते मैंने उसे अपने गले से लगाकर धीरज बंधाने की कोशिश की।
जब उसका सिर मेरे सीने से चिपका हुआ था तब मेरा एक हाथ उसके सिर पर था जबकि दूसरा अपनी पैंट की जेब में। शालिनी शांत, अब बस रोना बंद करो। कुछ पलों के बाद उसने अपना चेहरा मेरी तरफ उठाया और कहा, विक्की तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख लाल पड़ गई थी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। गालों पर भी हल्की सी लाली उभर आई थी। मुझे उसके हमेशा मेकअप में बने सवरे चेहरे से ज्यादा उसका आज का ये बदहवास और परेशान चेहरा पहली बार बहुत ज्यादा प्यारा और आकर्षित लगा। शायद यहीं से मेरी बर्बादी का वक्त शुरू होना था। मैं अपने आवारा मन के हाथों सही और गलत को दरकिनार करता हुआ अपने और अंजलि के पवित्र रिश्ते की अर्थी तैयार करने में जुट गया। वो कुछ और भी बोल रही थी, मगर क्या बोल रही थी मुझे कुछ याद नहीं। जब भी वो मेरी तरफ निगाह उठाती तो मैं झेप कर निगाह इधर उधर कर लेता। मैं झेप इसलिए नहीं रहा था कि मुझे उससे कोई शर्म महसूस हो रही थी, बल्कि मैं तो अपने अंदर उमड़ती वासनाओं की बाढ़ को बाहर छलकने से रोकने का नाकाम प्रयास कर रहा था। दिल में उसके प्रति आकर्षण की ऐसी ऊंची लहरें उठ रही थी कि दिमाग में सही और गलत के विचार असहाय होकर दम तोड़ रहे थे। जब भी उसकी निगाह नीचे होती तो मेरी तड़पती निगाहें फौरन उसके चेहरे पर जाकर लटक जाती और अपनी अंतहीन पिपासा को बुझाने की नाकाम कोशिश करने लगती। आखिरकार सब्र और लिहाज का बांध टूट गया। सही और गलत के विचार सुध खोते दिमाग के साथ नीचे बैठ गए, जिन्हें कुचलकर वासना का तेज प्रवाह बह निकला, जिसके चलते मैंने ना कुछ सोचा न समझा, बस आगे बढ़कर शालिनी के होठ चूम लिए। जब एक बार हल्के से होठ चूमकर मैंने पीछे होकर उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस स्तब्ध हालत में खड़ी रही। बस इसके आगे मैं बिल्कुल ना रुका और पूरी शिद्दत से उसके होठों को चूमने लगा। इस घटना या यूं कहूं कि इस दुर्घटना के लिए मैं आज भी शालिनी को दोषी नहीं मानता। दरअसल अंजलि के साथ रिश्ता मेरा था, न कि शालिनी का। वो भी ऐसा रिश्ता जहां विश्वास ही मोहब्बत की मजबूत इमारत की नींव था, तो उसमें ईमानदारी निभाने का सारा दायित्व मुझ पर था, ना कि शालिनी पर। मगर आज उस नींव में विश्वासघात की सेंध लग चुकी थी। शालिनी तो अंजलि की सिर्फ दोस्त थी और मैं वो था जिसे अंजलि ने अपना सब कुछ माना था। मैं वही इंसान था जो पागलों की तरह अंजलि को चाहता था, उसे अपनी बनाए रखना चाहता था। मगर जब सब कुछ मेरे मुताबिक हो रहा था तब भी मैंने ऐसी घृणित हरकत क्यों की, इसका जवाब मैं आज भी ढूंढता हूँ। जब हम दोनों अपनी मदहोशी से बाहर आए तो शालिनी भी जो हुआ उस पर झिझक गई। उसने फौरन गोली की रफ्तार से अपना बैग उठाया और मुझसे बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने भी उस वक्त उससे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक अपना सिर पकड़कर गोदाम में ही बैठा रहा। मेरा दिमाग भन्ना रहा था और दिल जोर जोर से ये सोचकर धड़क रहा था कि अब क्या होगा। जब ये बात अंजलि को पता चलेगी तो वो फौरन मुझसे रिश्ता खत्म कर देगी। मैं अंजलि के स्वाभिमान को बहुत अच्छी तरह जानता था। इसी डर के कारण मैंने फौरन शालिनी को एक बार फिर फोन किया। हेलो शालिनी, तुम घर पहुंच गई? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलो। हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ। क्या मैं तुमसे इस बात की उम्मीद कर सकता हूँ कि इसका पता अंजलि को कभी नहीं चलेगा? मेरी तरफ से तुम बेफिक्र रहो। ये कहते ही उसने फोन काट दिया। शालिनी की इस बात को सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और फिर मैं अपने अंदर के डर को वहीं गोदाम में छोड़ उठकर घर चला आया। उस रात भी मैं अपने पाप का बोध करने से ज्यादा यही सोचता रहा कि बस अंजलि तक ये बात नहीं जानी चाहिए। फिर मैंने शालिनी की बात पर भरोसा कर अपने दिल को तसल्ली दी कि इतना तो मुझे उस पर यकीन है ही कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। आखिर मैंने भी तो उसकी कितनी मदद की है। अगले दिन शाम को वादे के मुताबिक मैं अंजलि से मिलने गया। वहां हजारों बार उसका चेहरा देखकर मैं यही सोचता रहा, काश कल शालिनी को मैंने मिलने से मना कर दिया होता तो आज मैं निष्पाप होकर संदीप की सारी कहानी अंजलि को बता पाता। पर तब तक मैं खुद कुछ बोलने लायक नहीं रहा था, क्योंकि मैं तो खुद एक मुजरिम बन चुका था। इस बात को करीब 2 महीने बीत चुके थे। अंजलि का कॉलेज खत्म हो चुका था, जिस कारण अंजलि और शालिनी की रोज की मुलाकातें खत्म हो गई थी। उन दिनों मेरा दिल एक बार फिर
उस मैली शाम से पहले के पुराने सुकून से भर गया था, क्योंकि दिल को एक तसल्ली थी कि अंजलि और शालिनी के बीच दूरी आ चुकी है, जिस कारण उस मैली शाम का राज बाहर आने का खतरा लगभग नहीं था। उन दिनों अंजलि के मुताबिक शालिनी उससे खुद ही बहुत कम बात करने लगी थी, जो मेरे लिए सबसे बेहतर बात थी। उधर मेरे घर का काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका था। मैं बहुत कम ही शोरूम या गोदाम जाता था। उन दिनों सब कुछ गौतम जी ही संभाल रहे थे। एक सुबह, विक्की, अब मकान की छत तो डल गई, तो जब हम सब ने अपने बाथरूम की टाइल्स के डिजाइन पसंद किए हैं, तो तू अंजलि को भी एक दिन बाजार ले जाकर उसकी पसंद की टाइल्स बुक करवा दे। माँ पलंग पर बैठी हुई कुछ कपड़ों की तय करती हुई बोली, आखिर उसका भी तो घर है वो। ठीक है, करवा दूंगा। अगले 1-2 दिन के अंदर मैं माँ के कहे मुताबिक अंजलि को बाजार ले गया। वहां हमने आपसी रजामंदी से अपने कमरे की लाइट्स, दीवारों के रंग और भी ढेरों सामान बुक कर लिए। उसके बाद हम दोनों सीधा वहां से मेरे बनते हुए मकान पर पहुंचे। मैंने गाड़ी मकान के ठीक सामने रोकी। सामने ही मकान का ठेकेदार प्यारेलाल खड़ा था। वह करीब 45-50 साल का, लंबे कद का, दुबला पतला सांवला सा आदमी था। मजदूरों के सभी काम की देखरेख वही करता था। मैं बस वहां रहकर यही देखता था कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं। प्यारेलाल को देखते ही मैंने कहा, और प्यारेलाल जी, कोई सामान कम तो नहीं पड़ रहा? आओ बाबूजी, मैं आपको ही याद कर रहा था। हाँ कहो, क्या हुआ? वो बाबूजी, मैं पूछना चाह रहा था कि रसोई की स्लैब कितनी ऊंची रखवानी है, जरा नाप बता जाते। नाप तो ये बताएंगी, क्योंकि यही इस रसोई में आगे काम करेंगी, मैंने अंजलि की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, यही है भाभी जी? वो हंसकर बोला। हाँ, बस यही मानो। आओ भाभी जी, जरा बता दो कितनी ऊंचाई डलवाऊं। प्यारेलाल अंजलि को अधूरी रसोई की तरफ ले गया। जल्दी ही शादी होने वाली है हमारी, मैंने चहककर उन दोनों के पीछे पीछे चलते हुए कहा। मेरी ये बात सुनकर अंजलि ने मुस्कुराते हुए मुड़कर मेरी तरफ देखा। बहुत बढ़िया बाबूजी, प्यारेलाल आगे चलता हुआ बोला। सब कुछ मेरे मुताबिक सही सलामत चल रहा था। मकान की बनाई के वक्त अंजलि कम से कम 8 से 10 बार मेरे साथ वहां गई थी, जिस वजह से सब काम करने वाले उसे मेरी होने वाली बीवी की हैसियत से पहचानते थे। मैडम जी डॉक्टर हैं, मैंने ठेकेदार प्यारेलाल की पत्नी सुमित्रा से कहा, जो एक सीमेंट की बोरी पर बैठी हुई खाना खा रही थी। अंजलि उन दिनों एक नामी अस्पताल में नौकरी करने लगी थी। अच्छा, सुमित्रा बड़ी हैरानी से बोली। अंजलि का वो परिचय कि वो एक डॉक्टर है और मेरी होने वाली बीवी भी देते वक्त मुझे काफी गौरव महसूस होता था। बातों ही बातों में सुमित्रा ने बताया कि उनके 12 साल के बेटे के गुर्दे में पथरी है। अंजलि ने सुमित्रा से वादा किया कि वो उनके बेटे का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त में सरकारी अस्पताल में करवा देगी। अंजलि के इस वादे पर प्यारेलाल और सुमित्रा दोनों ही बहुत खुश हुए और कुछ समय बाद अंजलि ने अपना वादा पूरा भी कराया। तब तक मकान अपनी बनाई के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था और सब कुछ अच्छा कराते कराते हमारा बजट बढ़ गया था, जिस कारण पैसों की कमी की वजह से काम अंतिम में जाकर कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। उन्हीं दिनों एक शाम जब मैं घर पहुंचा तो रॉबिन मेरे घर आया बैठा था। उसे यूं अचानक अपने घर में देखकर मैं चौंक गया।